नमस्कार दोस्तों, लाइव स्टडी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं हम राठौड़ वंश, मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों हमने मेवाड़ का जो सिसोदिया वंश है और गुहिल वंश है उसको हमने पढ़ लिया है दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं राठौड़ वंश दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं राठौड़ वंश की तरफ। सबसे पहले बात करें मारवाड़ रियासत की, और जो मारवाड़ जो रियासत है या मारवाड़ रियासत में कौन कौन से जिले आते हैं राजस्थान के, उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो पहली बात तो मारवाड़ रियासत, और मारवाड़ रियासत में कौन कौन से जिले आते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो बात आती है जैसलमेर की, एक जिला आता है जोधपुर, एक जिला आता है बाड़मेर, एक जिला आता है नागौर, एक जिला आता है पाली। ये जिले आपके, और एक जिला आ जाता है आपके बीकानेर। ये जिले सारे मारवाड़ रियासत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, चर्चा किसकी कर रहे हैं? मारवाड़ रियासत की। मारवाड़ रियासत में जितने भी जिले आते हैं उनके बारे में हमने देखा कौन कौन से जिले आते हैं। तो आपके जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, पाली, ये सभी जिले हैं जो आपके किस रियासत में आते हैं? मारवाड़ रियासत में अंतर्गत आते हैं दोस्तों। आगे चर्चा करते हैं कि राजस्थान में जो राठौड़ वंश है उसकी मुख्यतः कितनी रियासतें हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मुख्य रियासतों की, अगर राठौड़ वंश की जो मुख्य रियासत है उनकी बात करें तो कुल 3 रियासतें आती हैं। कितनी रियासतें आती है दोस्तों? 3 रियासतें आती है इसके अंतर्गत। अब 3 रियासतों के में कौन कौन सी रियासतें आती हैं, उनके जो स्थापना वर्ष है वो क्या है, उनके जो संस्थापक हैं वो क्या है, उनके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है मारवाड़ जो रियासत है उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, पाली, बीकानेर, ये जिले आ जाते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं जो राठौड़ वंश है उसमें 3 रियासतें शामिल की गई है। तो 3 रियासतें कौन कौन सी है उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तीन रियासतों की बात करते हैं। आपकी पहली जो रियासत है वो आ जाती है, कौन सी रियासत आ जाती है? तो मारवाड़ रियासत है। शाखा की बात करें, 3 शाखाएं इसमें शामिल की थी अपन ने। तो शाखा इधर लिख लेता हूं, और इधर आ जाता है स्थापना वर्ष, और इधर ले लेते हैं संस्थापक। इनके जो संस्थापक हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आ जाती है मारवाड़ रियासत। मारवाड़ रियासत के अंतर्गत क्या आता है? तो जोधपुर जो है वो मारवाड़ रियासत के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अगली जो रियासत आती है वो आ जाती है हमारी कौन सी? बीकानेर। बीकानेर रियासत की चर्चा करेंगे। उसके बाद में आगे आती है जो किशनगढ़, और किशनगढ़ कहां पे स्थित है आपको पता है? किशनगढ़ रियासत। तो इन तीनों रियासतों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मारवाड़ रियासत की, कि मारवाड़ रियासत की जो स्थापना वर्ष है वो कब है, कौन सी मानी जाती है? तो 1459 ईस्वी में मारवाड़ रियासत की का स्थापना दिवस माना जाता है। कब माना जाता है? 1459 में। ठीक है, पहली बात तो मारवाड़ रियासत की हमने कर ली। 1459 ईस्वी में मारवाड़ रियासत की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा की जाती है?
तो मारवाड़ जो रियासत है उसकी स्थापना राव सिंह के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राव सिंह की बात यहाँ आ जाती है। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं बीकानेर जो रियासत है उसके बारे में चर्चा करते हैं। और बीकानेर जो रियासत है उसकी जो स्थापना वर्ष है 1488 ईस्वी। कब? 1488 ईस्वी। 1488 ईस्वी में जो बीकानेर रियासत की स्थापना होती है, किसके द्वारा होती है? तो राव बीका के द्वारा इसकी स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली चर्चा करते हैं, अगली जो रियासत है किशनगढ़ रियासत। और किशनगढ़ रियासत की बात करें तो ये आ जाती है आपकी 1609 ईस्वी में इस रियासत की स्थापना होती है। कब होती है? 1609 ईस्वी। और किसके द्वारा? तो ये किशन सिंह, जो किशनगढ़ शहर को जिसने बसाया था, किशन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? किशन सिंह की बात यहाँ आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 रियासतें आपके राठौड़ वंश के अंतर्गत आती है। कौन कौन सी आ जाती है? पहली बात करें शाखा, फिर इसकी स्थापना वर्ष, फिर इसके संस्थापक, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो मारवाड़ जो रियासत है, मारवाड़ रियासत के अंतर्गत आपका जोधपुर आ जाता है। और इसकी स्थापना होती है 1459 ईस्वी में, और इसकी स्थापना होती है। अगली बात करते हैं, इसके संस्थापक जो है राव सिंह इसके संस्थापक माने जाते हैं। और इसके बाद में आ जाती है बीकानेर जो रियासत है उसकी चर्चा कर रहे हैं हम। बीकानेर जो रियासत है उसकी स्थापना वर्ष है 1488 ईस्वी। इसके जो संस्थापक हैं वो है आपके राव बीका के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगली चर्चा करते हैं किशनगढ़, जो किशनगढ़ है रियासत, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1609 ईस्वी और किशन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब बात करेंगे हम इसके बारे में कि जो राठौड़ वंश है उसकी उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे कि राठौड़ वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, ये शब्द आया कहां से, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो राठौड़ वंश है उसकी चर्चा कर लेते हैं अब थोड़ी। तो राठौड़ वंश, राठौड़ जो शब्द है, पहली बात तो राठौड़ शब्द की बात करें। राठौड़ जो शब्द है वो आपकी, जो इस शब्द की उत्पत्ति आपके राष्ट्रकूट शब्द से होती है। किस शब्द से मानी जाती है? राष्ट्रकूट शब्द से मानी जाती है। किसकी? राठौड़ शब्द की उत्पत्ति किससे? राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्पत्ति के बारे में कभी क्वेश्चन बन जाता है कि राठौड़ वंश, राठौड़ शब्द की उत्पत्ति किस से मानी जाती है, तो राष्ट्रकूट शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम एक एक को हम अच्छी तरीके से अध्ययन करते हुए, हम एक एक चीज को गहराई से देखते हुए, उनका अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं अब सबसे पहली जो रियासत है हमारी, कौन सी रियासत आ जाती है? मारवाड़ रियासत, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब चर्चा करते हैं दोस्तों, आपकी जो आ जाती है मारवाड़ रियासत। और मारवाड़ रियासत के अंतर्गत अपन ने देखा है कि जोधपुर जो इसके अंतर्गत आता है, 1459 ईस्वी में इसका स्थापना वर्ष माना जाता है। और इसके जो संस्थापक है राव सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं संस्थापक के बारे में, आगे बात करते हैं। ये तो आपको पता ही चल गया कि मारवाड़ रियासत के अंतर्गत कौन सा जिला आता है और कब इसकी स्थापना होती है, इसके संस्थापक क्या होते हैं, इनका नाम हमने देख लिया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं जो राठौड़ वंश है, राठौड़ वंश के जो राव सिंह है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। राव सिंह का जो शासनकाल चल रहता है उसकी बात करते हैं। तो 1240 ईस्वी से 1273 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। 1240 से
73 ईस्वी तक ये गद्दी पे बैठते हैं, मारवाड़ की गद्दी पे। इसके बाद में चर्चा करते हैं हम जो राठौड़ जो सिंहा राव सिंह है वो राठौड़ वंश के संस्थापक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? इन्हें राठौड़ वंश का संस्थापक कहा जाता है। राठौड़ वंश का संस्थापक, पहली बात तो ये आ जाती है, राठौड़ वंश का संस्थापक। राठौड़ वंश का संस्थापक के होने के नाते इसे क्या कहा जाता है? तो इसके उपनाम की भी चर्चा कर लेते हैं। उपनाम में इन्हीं को आदि पुरुष कहा जाता है, इन्हीं को मूल पुरुष कहा जाता है। ठीक है, आदि पुरुष, मूल पुरुष, जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो राठौड़ वंश के संस्थापक कौन हो जाते हैं? राव सिंह। राव सिंह का शासनकाल होता है 1240 से 1273 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। इसके बाद में राठौड़ वंश का जो संस्थापक है जिसको आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है, इनको मूल पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इसके उपनाम आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, राव सिंह की मृत्यु 1273 ईस्वी को हो जाती है। कब हो जाती है? राव सिंह की मृत्यु कब हो जाती है? 1273 में। तो मृत्यु के बारे में पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। तो 1273 ईस्वी में राव सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये राव सिंह के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद में राव सिंह के बाद में एक और बात करेंगे इससे पहले कि जो मारवाड़ जो रियासत है, मारवाड़ जो रियासत है उसमें जो मारवाड़ रियासत में नागणेची जो माता है उसको राठौड़ की क्या कहा जाता है? कुल देवी। राठौड़ वंश पढ़ रहे हैं तो राठौड़ की कुल देवी के बारे में भी हम समझ लेते हैं दोस्तों। तो ये राठौड़ वंश, और राठौड़ वंश की कुल देवी की बात करें तो नागणेची कौन सी माता आ जाती है दोस्तों? नागणेची। नागणेची माता को क्या कहा जाता है? राठौड़ों की कुल देवी। राठौड़ों की कुल देवी किसे कहा जाता है? नागणेची माता को राठौड़ों की कुल देवी मानी जा गई है। ठीक है दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं हम। इसके बाद में आपका जो अगला शासक आ जाता है उसका नाम आ जाता है रावचूड़ा। मारवाड़ की गद्दी पे कौन बैठता है? रावचूड़ा। और रावचूड़ा से पहले छोटे मोटे और भी राजा हुए, पर उनसे पहले जो महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है तो वो इन्हीं में से आपको अधिकतर पूछा जाएगा। तो इससे संबंधित हम क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं दोस्तों। राव सिंह को हमने पढ़ लिया। राव सिंह मारवाड़ जो रियासत है, मारवाड़ जो शाखा है राठौड़ वंश की, उसके संस्थापक माने जाते हैं। और इस राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंह को मानने के बाद में इसको आदि पुरुष, मूल पुरुष के नाम से भी पुकारा जाता है। और इसका शासनकाल रहता है 1240 से 1273 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, इनकी मृत्यु हो जाती है 1273 ईस्वी में राव सिंह की। और राठौड़ वंश की जो कुल देवी है वो नागणेची माता है, जो जोधपुर में स्थित नागणेची माता का मंदिर। ठीक है, रावचूड़ा के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। अगला जो शासक आता है मारवाड़ की गद्दी पे बैठता है वो कौन आ जाता है? रावचूड़ा। हम चर्चा करेंगे रावचूड़ा के बारे में। रावचूड़ा अगला शासक गद्दी पे बैठता है मारवाड़ की गद्दी पे। इसका शासनकाल की बात करें तो 1383 से 1423 ईस्वी तक। 1383 से 1423 ईस्वी तक। कब? 1383 से 1423 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। ठीक है दोस्तों, 1423 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है रावचूड़ा का। और इसके बाद में चर्चा करें कि राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक की अगर बात करें तो वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? रावचूड़ा को माना जाता है। ठीक है, रावचूड़ा की बात कर रहे हैं तो रावचूड़ा को राठौड़ों का वास्तविक
राठौड़ वंश का, या इसको मान लेते हैं राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, पहली बात तो हम यही करेंगे कि जो राव चूड़ा है राठौड़ का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, या राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इनके पिता राव विरमदेव हुए। इनके पिता का नाम आ जाता है राव विरमदेव। तो पिता की बात करें, पिता हो जाते हैं इनके विरमदेव। विरमदेव इनके पिता हैं। इनके पिता कौन हो जाते हैं? राव विरमदेव। ठीक है, अब चर्चा करते हैं राव विरमदेव मृत्यु के समय। राव चूड़ा, जब विरमदेव की मृत्यु हुई तब राव चूड़ा मात्र 6 वर्ष के थे। तो कितने वर्ष के थे? इनकी मृत्यु के समय राव चूड़ा कितने वर्ष के थे? 6 वर्ष के थे। तो छोटी उम्र में इनके पिता का देहांत हो जाता है। अब चर्चा करते हैं आगे की तरफ। राव चूड़ा का शासनकाल रहता है 1383 से 1423 ईस्वी तक। राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और पिता विरमदेव की मृत्यु के बाद के समय राव चूड़ा मात्र 6 वर्ष के रहते हैं। 1423 ईस्वी में राव चूड़ा की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? राव चूड़ा की मृत्यु कब हो जाती है दोस्तों? 1423 ईस्वी में। 1423 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं राठौड़ों की जो प्रारंभिक राजधानी है उसे मंडोर बनाई जाती है। ठीक है, राठौड़ों की जो प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? मंडोर। मंडोर को प्रारंभिक राजधानी मानी जाती है राठौड़ों की। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे अगला जो शासक आता है कान्हा जिसे कहते हैं कान्हा, अगला शासक आता है। और कान्हा की इतना कोई ज्यादा डिटेल नहीं मिलती इसके बारे में, पर इसके जो शासनकाल की बात करें तो 1423 से 1427 ईस्वी तक ही शासन करते हैं। इसके बाद में 1423 से 27 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। तो इनका कोई ज्यादा इतना उल्लेख नहीं है। इसके बाद में गद्दी पे बैठते हैं रणमल। और रणमल से पहले कान्हा राव चूड़ा के ज्येष्ठ पुत्र थे, तो इसलिए ये गद्दी पे बैठ जाते हैं। और रणमल है जो मेवाड़ चले जाते हैं। हंसाबाई के विवाह के बाद में लाखा का जो शासनकाल रहता है मेवाड़ में, वहां चले जाते हैं, वहां की शासन बात संभालने लग जाते हैं। तो रणमल की हम चर्चा करेंगे। रणमल के बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है, तो आपको ज्यादा कुछ इसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं रखना। बस इसके शासनकाल की बात करें तो रणमल की बात ले लेते हैं। रणमल जो है वह कहाँ चला जाता है? मेवाड़ चला जाता है। और मेवाड़ जाने के बाद में मेवाड़ी सरदारों के द्वारा, अब शासनकाल की बात करें तो 1427 से इनका शासनकाल रहता है 1438 ईस्वी तक। 1427 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1427 से 1438 ईस्वी तक इनका क्या रहता है? शासनकाल रहता है रणमल का। ठीक है, आगे चर्चा कर लेते हैं कि इनका शासनकाल की बात कर ली। 1427 से 1438 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। और जब ये मेवाड़ में रहते हैं तो मेवाड़ में जो मेवाड़ के जो मेवाड़ी सरदार थे उनके द्वारा उनकी जो एक प्रियसी थी, किसकी? रणमल की प्रियसी के द्वारा मेवाड़ी सरदार, जिनकी बात आ जाती है मेवाड़ी सरदारों के द्वारा इसकी जो प्रेयसी, और प्रेयसी का नाम आ जाता है बारमली के द्वारा 1438 ईस्वी को जेर देके इन्हें चित्तौड़ में इनकी मृत्यु हो जाती है। बारमली के द्वारा 1438 में इनकी चित्तौड़ में
इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी, रणमल की। ठीक है दोस्तों, आपको इससे संबंधित इतनी जानकारी मिलती है। रणमल के बारे में हमने पहले भी मेवाड़ के इतिहास में हमने जानकारी ले ली थी, पर कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें है आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। राव चूड़ा का शासनकाल 1383 से 1423 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। और राठौड़ वंश का जो वास्तविक संस्थापक राव चूड़ा को माना जाता है। और इसके बाद में पिता की बात करें तो पिता इनके हो जाते हैं विरमदेव, और मृत्यु हो जाती है इनकी। जब विरमदेव की मृत्यु कब होती है, जब चूड़ा 6 वर्ष के थे, तब उस वक्त 1423 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके जो प्रारंभिक राजधानी, जो राठौड़ वंश की प्रारंभिक राजधानी मंडोर को बना दिया जाता है। इसके बाद में शासन काल कौन संभालता है, गद्दी पे बैठता है कान्हा। कान्हा जो राव चूड़ा का ज्येष्ठ पुत्र रहता है, ये गद्दी पे बैठता है 1423 से 1427 ईस्वी तक ये शासन करता है। इसके बाद में इसके जो छोटा भाई है रणमल, ये मेवाड़ चला जाता है। और फिर गद्दी पे कौन बैठता है, रणमल बैठता है, राव रणमल। और 1427 से 1438 ईस्वी तक ये गद्दी पे बैठते हैं। और मेवाड़ी जो सरदार है उनके द्वारा, रणमल की प्रेयसी भारमली के द्वारा 1438 ईस्वी में चित्तौड़ में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु कर दी जाती है। ठीक है, ये इतनी चर्चा हम करने वाले हैं। अब बढ़ते हैं आगे, अगले शासक पे हम चलते हैं दोस्तों। आगे चर्चा करते हैं हम राव जोधा के बारे में। और राव जोधा अगले शासक के जो मारवाड़ की गद्दी पे बैठते हैं, और उनका शासनकाल रहता है कब से कब तक, तो 1438 से 1489 तक इनका शासनकाल रहता है। किसका, राव जोधा। राव जोधा के बारे में हम पढ़ेंगे। शासनकाल की बात करें तो 1438 से 1489 तक इनका शासनकाल रहता है। 1438 से 1489 ईस्वी तक इनका क्या रहता है, शासनकाल रहता है राव जोधा का। ये सामंत प्रथा के संस्थापक माने जाते हैं, वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। कौन, राव जोधा सामंत प्रथा के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सामंत प्रथा के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो आपके कौन हो जाएंगे, वास्तविक संस्थापक राव जोधा हो जाएंगे। ठीक है, शासनकाल की बात हमने कर ली, कब से कब तक रहता है, तो 1438 से 1489 तक इनका शासनकाल रहता है। ठीक है, जोधा ने 1453 में मंडोर पर अधिकार कर लिया था। कब कर लिया था, 1453 में। 1453 में जोधा ने मंडोर पे अधिकार कर लिया था। ठीक है, जोधा ने 1453 में मंडोर पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अधिकार की बात आ जाती है, अधिकार कर लेते हैं ये 1453 में। ठीक है दोस्तों, पिता इनके रणमल हो जाते हैं। पिता की मृत्यु के बाद में जोधा ने चित्तौड़ से भागकर और बीकानेर चले जाते हैं। जब इनके पिता रणमल की मृत्यु चित्तौड़ में हो जाती है, तो ये वहां से भाग के कहाँ चले जाते हैं, ये बीकानेर चले जाते हैं। और बीकानेर के समीप एक गांव का नाम आ जाता है, और उसका नाम आ जाता है काहुनी। काहुनी नामक गांव में शरण लेते हैं। कौन सा गांव आ जाता है, काहुनी। काहुनी गांव में क्या ले लेते हैं, ये शरण ले लेते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पड़ता है, बीकानेर में। चित्तौड़ से डायरेक्ट सीधे कहाँ पहुंच गए, बीकानेर पहुंच गए, और काहुनी गांव में जाके ये शरण ले लेते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, शरण जब ले लेते हैं तो चूड़ा के नेतृत्व में, बात किसकी कर रहे हैं, चूड़ा के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना ने राठौड़ों की राजधानी जो थी मंडोर, उस पर अधिकार कर लेते हैं। राव चूड़ा कहाँ का था, चूड़ा कहाँ का था, तो मेवाड़ का जो शासक था चूड़ा, वो है जो कहाँ पे आ जाते हैं, ये
मंडोर पे, जो मंडोर राजधानी थी मारवाड़ की, उस पे अधिकार कर लेते हैं। और अधिकार करने के बाद में 15 वर्षों बाद फिर वापिस जोधा बीकानेर से आके और मंडोर पे पुनः अधिकार कर लेते हैं। तो कब, कितने वर्षों बाद में? 15 वर्षों बाद में। 15 वर्ष बाद में मंडोर पे पुनः क्या कर लेते हैं? ये अधिकार कर लेते हैं। और अधिकार करने के बाद में मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य एक संधि होती है जिसे कहा जाता है आवल बावल की संधि। और आवल बावल की संधि आपको पता है किस किस के मध्य हुई थी, उसकी भी चर्चा करने वाले हैं। तो आवल बावल की संधि के बारे में पढ़ लेते हैं। फिर आवल बावल की संधि, आवल बावल की संधि की अगर बात करें तो ये आवल बावल की संधि होती है 1453 ईस्वी में। कब होती है दोस्तों? 1453 ईस्वी में ये संधि होती है। और इधर मेवाड़ रियासत, इधर कौन सी रियासत? मेवाड़, और इधर मारवाड़ रियासत। मेवाड़ और मारवाड़ रियासत की बात आती है तो मेवाड़ रियासत से तो आपके कौन हो जाते हैं? कुंभा। मेवाड़ रियासत से कौन हो जाते हैं? कुंभा। और जो मारवाड़ रियासत है उधर से राव जोधा हो जाते हैं। तो इधर से तो कुंभा हो गए, कुंभा, और इधर से हो गए आपके राव जोधा। इन दोनों के मध्य एक संधि प्रस्ताव रखा जाता है और संधि होती है, इसे कहा जाता है आवल बावल की संधि। 1453 ईस्वी में ये संधि होती है। और इस संधि के बाद में राव जोधा के एक पुत्री रहती है और उस पुत्री का नाम आ जाता है श्रृंगार देवी। क्या नाम आ जाता है? श्रृंगार देवी। और श्रृंगार देवी का विवाह किससे कर देते हैं? कुंभा के जो पुत्र होते हैं रायमल, उनसे इनका विवाह हो जाता है। कुंभा का पुत्र रायमल, रायमल से इनका क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। कौन कर देता है? जोधा। जोधा अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से विवाह हो जाता है। और संधि किस किस के मध्य हुई? आवल बावल की संधि या मेवाड़ मारवाड़ की संधि जिसे भी कहा जाता है। कुंभा और किसके? जोधा के मध्य ये होती है 1453 ईस्वी में। इस संधि के बाद में दोनों में वैवाहिक संबंध हो जाते हैं और अपनी पुत्री जोधा अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किससे कर देते हैं? कुंभा के पुत्र रायमल से इनका विवाह कर देते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों, सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक इन्हें माना जाता है जोधा को। 1453 में मंडोर पर अधिकार कर लेते हैं पुनः, ठीक है। और सॉरी, फिर कहाउनी गांव जो बीकानेर है वहां पे ये चले जाते हैं, वहां शरण ले लेते हैं, क्योंकि जो राणा चूड़ा है तो वहाँ पे जोधपुर पे अधिकार कर लेते हैं, इसलिए ये बीकानेर चले जाते हैं। 15 वर्ष बाद में वापस घूम के पुनः अधिकार कर लेते हैं, किस पे? मंडोर पे। और बात आती है, फिर संधि होती है कुंभा और जोधा के बीच में। आवल बावल की संधि कब होती है? 1453 ईस्वी में ये संधि होती है। संधि होने के बाद में राव जोधा है जो अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के जो पुत्र है रायमल, उनके साथ में ये विवाह कर देते हैं। अब आगे की चर्चा करते हैं कि क्या होता है आगे। दोस्तों, आगे की चर्चा करते हैं। आज मौसम खराब हो रहा है, बारिश हो रही है झमाझम, अच्छा मौसम हो रहा है, मन को भाने वाला मौसम हो रहा है। तो दोस्तों, उसका भी लुत्फ लीजिए और उसके साथ में पढ़ाई का भी जो लुत्फ लीजिए दोस्तों। तो राव जोधा के जो मारवाड़ रियासत के सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? राव जोधा वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इसके सामंत प्रथा का पहली बात तो ये कर दी, ठीक है। जोधा के जो पुत्र बीका है, जो उसने बीकानेर शहर बसाया। किसने? जोधा का पुत्र आ जाता है और उसका नाम आ जाता है राव बीका। और बीका ने क्या? बीकानेर शहर बसाया। कौन सा शहर? बीकानेर शहर को क्या कर दिया इसने? बसा दिया, इसकी नींव रख दी। और बीकानेर बसाने के बाद में जोधपुर की स्थापना जोधा के द्वारा 1459 ईस्वी को की जाती है।
जोधा के द्वारा, किसके द्वारा? जोधा के द्वारा जोधपुर शहर, जोधपुर की स्थापना 1459 ईस्वी को की जाती है जोधा के द्वारा। और यहाँ पे एक दुर्ग का निर्माण करवाया और उस दुर्ग का नाम आ जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग। और कहाँ पे स्थित है? तो जोधपुर में। जोधपुर में चिड़िया टूप पहाड़ी, चिड़िया टूप पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। किसने? जोधा ने। ठीक है, कब? जोधपुर की स्थापना 1459 ईस्वी को कर देते हैं जोधा के द्वारा। चिड़ियाटूप पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जोधा ने। इसके बाद में चर्चा करते हैं जोधा मेहरानगढ़ किले, जो किला है उसमें चामुंडा माता के मंदिर और राठौड़ों की जो कुल देवी है नागणेची माता के मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, तो चामुंडा माता और नागणेची माता का निर्माण भी, मंदिर का निर्माण करवाया। चामुंडा माता, चामुंडा माता का मंदिर और नागणेची माता, नागणेची माता के मंदिर का निर्माण करवाया। जोधपुर बसाने के बाद में 1459 में जोधपुर बसाया गया जोधा के द्वारा। चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। नागणेची माता जो राठौड़ों की कुलदेवी है उसका मंदिर का निर्माण करवाया जोधा के द्वारा। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या होता है कि जब इतनी कहानी इससे संबंधित आ जाती है तो जोधा की जो एक रानी होती है हाडी रानी, और उस रानी का नाम आ जाता है जसमादे। कौन आ जाता है? क्या नाम आ जाता है? जसमादे। जसमादे ने जोधपुर में रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। जोधपुर में रानीसर तालाब का निर्माण किसने करवाया? हाडी रानी जसमादे। कौन सी, क्या नाम आ जाता है? जसमादे। जसमादे ने जोधपुर में रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जोधपुर में जो रानीसर तालाब का निर्माण किसने करवाया? तो जोधा की एक रानी थी जसमादे, उसके द्वारा रानीसर तालाब का निर्माण, और ये हाडी रानी थी इसने इस तालाब का निर्माण करवाया। तो आपको ध्यान रखना है जोधा, जोधा राठौड़ वंश के थे। जोधपुर पे इनका अधिकार हुआ। शासन कब से कब तक हुआ? 1438 से 1489 तक इसका शासनकाल रहता है। और इनके पुत्र बीकानेर शहर बसाया। इसके बाद में जोधा ने जोधपुर शहर बसाया। 1459 ईस्वी में चिड़ियाटूप पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवा देते हैं। ये चामुंडा माता और नागणेची माता का मंदिर का निर्माण करवाया। नागणेची माता राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है। हाडी रानी, राव जोधा की हाडी रानी जसमादे ने रानीसर तालाब का निर्माण करवाया जोधपुर में। दोस्तों, ये वीडियो आपने देखा है और आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये जो लाइफ स्टडी जो परिवार है इसको आगे बढ़ाने में आप सभी दोस्तों का साथ जरूरी है। धन्यवाद।